अब हम लोग देखते हैं इसका फेजर डायग्राम क्या होगा। सबसे पहले ऐसे रेफरेंस में जैसा कि पता है हम लोग फ्लक्स को पार देंगे, उसके बाद E1 और E1 मतलब E1 ये, और इसके बाद जो -E1 जो 180 डिग्री इसके अपोजिट में पर आएगा, वो सबसे पहले पारेंगे हम लोग I1 डैश को। यहाँ पर I1 डैश ये वाला है, इसी के समान पता है हम लोग को I1 डैश इज इक्वल टू I2 होता है। ओके, मतलब I1 इज इक्वल टू, मतलब ये पता है, इसी कारण हम लोग दोनों को सेम स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री करके हम लोग पार देंगे, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है। अब यहाँ पर I0 पता है हम लोग को, नो लोड करंट है। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगा मेरा I1 का वैल्यू। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कैसे कि I1 को पार देने के बाद R2 को हम लोग, मतलब I1 को, ये रेजिस्टिव लोड यहाँ पर है, रेजिस्टिव लोड वाला कंडीशन है, इसीलिए R2 को ही सेम लाइन में यहाँ पर पार देंगे। और देन आफ्टर I2 X2 इसके ठीक 90 डिग्री में जाएगा, इसको E2 से कनेक्ट कर देंगे, मिला देंगे। और यहाँ पर भी सेम करते हैं हम लोग I1 R1, ये तो सेम फेस में रहेगा ना विथ I1 के, मतलब ये जो एंगल रहेगा यहाँ से लेकर I1 का जो एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ पर भी हम उसको सेम टिल्ट कर देंगे। यहाँ पर टिल्ट कर दिए, इसके बाद I1 X1 इस तरह से, और फिर इसको जॉइंट कर देंगे। ये मेरा रेजिस्टिव लोड में ये मेरा फेजर डायग्राम हो गया। अब इंडक्टिव वाले लोड में बस इतना डिफरेंस है कि I1 को I2 को हम लोग यहाँ पारते हैं, और I2 R2 को हम लोग थोड़ा सा अलग करके पारते हैं। उसी सेम फेज में ही पारेंगे, लेकिन V2 से कनेक्ट करके पारेंगे, क्योंकि यहाँ पर I2 और I2 बिकॉज आपका ये V2 है, और आपका ये जो I2 है ये आपका सेम फेज में नहीं हो सकता है, ये अलग ही होगा। और हमको I2 जैसे पता है कि वोल्टेज होता है, तो उसको हमको V2 के साथ ही कनेक्ट करके बनाना होगा। ये हो गया, बाकी सब सेम ही है। थर्ड कैपेसिटिव लोड में देखते हैं हम लोग, इस तरह से लाइन पारेंगे। अब यहाँ पर I2 जो है वो इस तरह से नहीं होकर वो इस तरह में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो I2 है वो आपका कुछ एंगल बढ़ के बन रहा, मतलब ये वाला मेरा लैगिंग कंडीशन होगा और ये वाला लीडिंग कंडीशन होगा, जबकि I2 आपका कुछ एंगल लीड करता है। यहाँ से E2 से कुछ एंगल, E1 से कुछ एंगल लीड करेगा। और यहाँ पर सेम हम लोग 180 डिग्री में I1 डैश को पार देंगे। देन आफ्टर I0 उसी सेम तरीक़ा से पहले के जैसा, उसके बाद इसको मिला देंगे, ये इस तरह से मिलेगा। ये हो गया I1। देन आपका V2 हम लोग पार देंगे, और V2 के साथ ही कुछ एंगल जाएगा। यहाँ पर मेरा कैपेसिटिव लोड है, इसी कारण आपका जो है I2 और I1 डैश का डायरेक्शन, मतलब वो लैग नहीं करके वो लीड कर गया। यहाँ से कुछ, यहाँ पर अगर पारते हैं हम लोग तो वो लैग करता है, यहाँ पर अगर पार रहे हैं तो वो लीड कर रहा है, कुछ एंगल बढ़ रहा है। सेम वहाँ पर हम लोग I2 R2 पार देंगे, उससे 90 डिग्री I2 X2 पार देंगे, इसको मिला देंगे। यहाँ पर भी सेम, और उसके बाद हमको V1 यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। वो मेरा कंप्लीट हो गया फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में कुछ बात याद रखना है कि ये I1 ये रिजल्टेंट होता है I1 डैश I0 का, इसीलिए इसको छोटा छोटा पारते हैं, I1 डैश को I0 को, देन आफ्टर इसको थोड़ा सा बड़ा करके पारते हैं। और यहाँ पर E1 और ये वाला जो -E1 ये वाला -E1 इसको भी छोटा छोटा करके ही पारेंगे, ताकि बाद में V1 को बड़ा करके दिखा सके। ये मेरा हो गया पूरा। अब देखते हैं आपका आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन, मतलब क्या क्या होना चाहिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका जो परमिएबिलिटी होगा वो आपका इन्फानाइट होगा। यहाँ पर आपका जो I0 जो करंट बोलते हैं ना, वो इसका ज़रूरत नहीं होता है फ्लक्स को जनरेट करने के लिए। द कोर लॉस एंड कॉपर लॉस आर ज़ीरो। द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर इज़ 100%। द वाइंडिंग रेजिस्टेंस शुड बी ज़ीरो। ये आपका बन गया आइडियल ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर जिस तरह का हमको वाइंडिंग रेजिस्टेंस को 0 बोला है, तो हमको ये वाला हमको पारना नहीं है।
और ना ही ये वाला मेरा रेजिस्टेंस होगा, मतलब ये सर्किट नहीं है, सर्किट डायग्राम असल में ये है। ओके, अब यहाँ पर देख लेंगे क्या है ऑन लोड, आपका जो इसका क्या डायग्राम बनेगा वो पता है कि जैसे मैग्नेटाइज करने के लिए आइडियल ट्रांसफार्मर को कोई भी करंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये टोटल मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये मैग्नेटाइज करंट खुद भी इंड्यूस्ड हो जाएगा। और यहाँ पर ये I1 डैश और I2 इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये लोड कंडीशन में है, लोड कंडीशन में हम लोग ऑन लोड कंडीशन बना रहे हैं, तो इसलिए I1 I2 फ्लो होगा ही, रेजिस्टेंस नहीं होगा लेकिन फ्लो होगा। तो I1 I2 और I1 डैश पार दिए, मेरा हो गया अंडर नो लोड कंडीशन। ये तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर का, ये आइडियल ट्रांसफार्मर का नहीं है, मतलब ऑन नो लोड कंडीशन में है, जबकि मेरा I1 जो होता है I0 के बराबर होता है। अब वही I0 जो होगा उसका दो कंपोनेंट होंगे, IM और IW। यहाँ से ये एंगल अगर φ0 अगर बनता है तो पता चल रहा है जैसे कि हम लोग IM = I0 sin φ और IW = I0 cos φ। और नो लोड कंडीशन ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, यहाँ पर केवल आपका IM एक करंट यहाँ पर बन जाता है और ये आपका टोटल फेजर डायग्राम कंप्लीट। एक्सप्लेन द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए सिंगल ट्रांसफार्मर विद द हेल्प ऑफ अ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से हमको जो है इसका रेगुलेशन को समझाना है। सबसे पहले डायग्राम आंकेंगे, ये पूरा लाइन हो गया, ये O, यहाँ पर A, ये B, ये D, ये I2 नीचे हम लोग पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये लैगिंग वाला फेजर डायग्राम बना रहे हैं इसीलिए। अब ये वाला जो है इसको V2 नाम दे देते हैं। अब जहाँ V2 से ही कनेक्ट होगा मेरा I2 R2, कुछ एंगल लैग करेगा, एंगल